नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसके पहले की क्लास में हमने प्रायिकता में सिक्के वाले प्रश्नों को हल किया, पासे वाले प्रश्नों को हल किया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ताश की गड्डी वाले प्रश्न। प्रायिकता में मुख्य रूप से हमारी पाठ्य पुस्तक में यानी कि 10th क्लास में मुख्य रूप से ताश की गड्डी वाले, सिक्के वाले, पासे वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न प्रायिकता प्रश्नावली में पूछे गए हैं। सबसे पहले ताश की गड्डी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि हम ताश की गड्डी को क्यों समझे, परंतु ताश की गड्डी भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड ही है। मेरा कहना ये नहीं है कि ताश की गड्डी को हम अच्छी प्रकार से समझे। उसमें जितने प्रकार के गेम होते हैं, विभिन्न प्रकार के ताश की गड्डी में गेम होते हैं, जो लोग सट्टे वगैरह लगाते हैं वो लोग जानते हैं कि ताश की गड्डी में किस प्रकार के गेम होते हैं। हमें वो गेम नहीं सीखने हैं, परंतु ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं उन पत्तों के बारे में हमें जानकारी जरूर लेनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में, 12th में और आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें ताश की गड्डी और प्रायिकता को अच्छी प्रकार से समझना होगा। तो प्रायिकता में ताश की गड्डी वाले प्रश्नों को हल करने से पहले हमें ताश की गड्डी के पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में 4 अलग अलग पत्ते होते हैं, जैसे एक पत्ता पान का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का और एक ईंट का। जैसे एक पत्ता पान का, एक ईंट का, एक हुकुम का और एक चिड़ी का। इन चारों पत्तों में अलग अलग प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ताश की गड्डी को। माना कि कोई ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इस ताश की गड्डी को समझने के लिए हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। जैसे एक पान का पत्ता होता है, एक ईंट का, एक चिड़ी का और एक हुकुम का पत्ता। पूरी ताश की गड्डी में केवल ये 4 प्रकार के ही पत्ते पाए जाते हैं। अब ये जो पान वाला पत्ता है उसमें इस प्रकार का साइन बना होता है, इस प्रकार का, जबकि ईंट वाले पत्ते में इस प्रकार का साइन बना होगा, चिड़ी में इस प्रकार का साइन बना होगा, जबकि हुकुम में इस प्रकार का उल्टा पान बना होगा। ये जो पत्ता है वो हुकुम का पत्ता है। तो यहाँ पर पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, चिड़ी का पत्ता और हुकुम का पत्ता, ये जो पान और ईंट ये दोनों पत्ते ही ये लाल रंग के होते हैं, यानी कि लाल कलर के होते हैं। जबकि चिड़ी और हुकुम ये 2 पत्ते जो होते हैं वो दोनों काले कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं। अब प्रत्येक पत्ते में, यानी कि जो पान, हम यूं समझे इसको कि माना कि कोई गांव है, उस गांव में टोटली 4 ही कॉलोनियां हैं। पहली कॉलोनी पान वाली, दूसरी कॉलोनी ईंट वाली और जो तीसरी गली है वो गली चिड़ी वाली और चौथी गली हुकुम की गली, यानी कि 4 गलियां हैं प्रत्येक कॉलोनी में। और पहली कॉलोनी में जो पहला पत्ता होता है, पहले नंबर का जो मकान है, माना कि उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा इक्का। यानी कि पान का जो पत्ता होता है पहला, वो रहता है इक्का। इक्के को ए द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि कोई पत्ता है इस प्रकार से, माना कि ये कोई पत्ता है, इसमें यहाँ पर इस प्रकार से पान का चिन्ह बना होगा और यहाँ पर भी पान का चिन्ह बना होगा, बीच में लिखा होगा ए। तो हम समझ जाएंगे कि पान का पत्ता है और वो कौन सा है? इक्का, यानी कि ये पान का इक्का है। इसी प्रकार से कोई 2 लिखा होगा, यहाँ पर इनमें अंक लिखे होते हैं, 2, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नेहला, देहला। इस प्रकार से इनमें इन 10 पत्तों में 9 पत्तों में तो कोई गणित मैथमेटिकल अंक लिखा होता है, जबकि एक में केवल ए लिखा होता है। यहाँ पर ए लिखा होगा जिसे इक्का कहा जाता है। अब उसके बाद कितने पत्ते हो गए? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नेहला, देहला, ये
10 पत्ते तो ये हो गए। इसके अलावा 3 पत्ते और होते हैं, वो होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। जैसे एक पत्ता जो होता है उसे कहा जाता है बादशाह। हर कॉलोनी में कोई ना कोई एक किंग होता है, कोई ना कोई राजा होता है जिसे बादशाह कहते हैं। जब बादशाह है तो उसकी बेगम भी होगी, तो वो होती है बेगम। और जब बादशाह और बेगम होते हैं तो उनका कोई ना कोई गुलाम भी होता है। तो यहाँ एक पत्ता और होता है गुलाम का पत्ता। यानी प्रत्येक कॉलोनी में जो पान वाला पत्ता है उसमें टोटल 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छिक्की, सत्ता, अट्ठा, नेहला, धेला और बादशाह, बेगम, गुलाम। इसी प्रकार से जैसे पान का इक्का है वैसे ही ईंट का भी इक्का होता है, ईंट की भी दुक्की होती है। ये 13 के 13 ही जो पत्ते हैं वो ईंट में भी होते हैं। यानी कि यहाँ पर भी वही होगा, इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, बादशाह, बेगम, गुलाम। यहाँ पर जो चिड़ी वाला पत्ता है यहाँ पर भी ये 13 के 13 पत्ते होंगे। यानी कि इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नेला, बादशाह, बेगम, गुलाम। यहाँ पर भी इसी प्रकार से 13 पत्ते होंगे। यानी कि पान वाले पत्तों में जो पान वाली कॉलोनी है उसमें 13 पत्ते हैं जो लाल कलर के हैं। इसी प्रकार से ईंट वाली जो कॉलोनी है वहां पर भी 13 पत्ते हैं, ये भी लाल कलर के हैं। यानी कि पान के 13 पत्ते, ईंट के भी 13 पत्ते, तो 13 और 13 26 पत्ते लाल कलर के हो गए। इसी प्रकार से 13 पत्ते यहाँ पर चिड़ी वाली कॉलोनी में भी 13 होंगे और हुकुम वाली कॉलोनी में भी 13 होंगे। तो 13 और 13 26, यानी कि 13 और 13 26 और 13 39 और 13 52, टोटल 52 प्रकार के पत्ते पूरी ताश की गड्डी में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो कुल परिणाम बनेंगे वो बनेंगे 52। हमने पिछली क्लास में देखा कि जब कुल परिणाम बनते हैं ज्यादा तो वहां पर जो प्रश्नों की पूछने की संभावना है वो भी बनती है ज्यादा। जैसे कि सिक्के वाले प्रश्नों में जो क्वेश्चन बनेंगे वो कम बनेंगे, क्योंकि जब किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड गिरेगा या टेल, यानी कि कुल परिणाम हो गए 2। तो वहां पर प्रश्न जब कुल परिणाम ही 2 है तो प्रश्न पूछने की संभावना भी कम है। यहाँ पर कुल परिणाम ज्यादा है तो प्रश्न पूछने की संभावना भी अधिक होती है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मानो कि किसी ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर, यानी कि उसे पीस कर, किसी ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर उसमें से कोई पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है, बिना देखे कोई पत्ता निकाला जाता है, तो वो पत्ता कौन सा निकलेगा। अब पूछा गया है कि किसी ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर उसमें से कोई एक पत्ता यादृच्छिया निकाल लिया जाए तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया पत्ता पान का इक्का होगा। कुल परिणाम यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता जब पढ़ते हैं तो प्रायिकता वाले प्रश्नों में फॉर्मूला लगाया जाता है। प्रायिकता यानी कि पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। पीई बराबर फॉर्मूला होता है पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर कुल परिणाम तो फिक्स है ताश की गड्डी में, कुल परिणाम तो फिक्स है 52, परंतु अनुकूल परिणाम बार बार बदलेगा। जैसे वो क्वेश्चन को चेंज करेगा वैसे ही अनुकूल परिणाम भी बदल जाएगा। परंतु ताश वाली गड्डी में कुल परिणाम फिक्स है कि 52, पासे वाले प्रश्नों में कुल परिणाम फिक्स है कि 6। अब वो पासे को कितनी बार उछालता है, यदि एक ही बार उछालता है तो कुल परिणाम 6। यदि किसी पासे को डबल बार उछालने की बोला जाता है तो कुल परिणाम हो जाएगी 6 की पावर 2, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36। इसी प्रकार के सिक्के वाले प्रश्नों में कुल परिणाम 2 होते हैं, परंतु यदि सिक्के को 2 बार या 3 बार या 4 बार उछाला जाता है तो वहां पर भी कुल परिणामों की संख्या बार बार बदलती जाती है। यहाँ पर ताश की गड्डी में कुल परिणाम फिक्स होते हैं 52। अब अनुकूल परिणाम बदलेंगे। जैसे पूछा गया है कि किसी ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया पत्ता पान का इक्का होगा। तो पान का इक्का केवल एक ही है तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1, यानी कि उसकी प्रायिकता होगी 1/52। कुल परिणाम तो नीचे फिक्स है ना 52, तो अनुकूल परिणाम है 1 है सिर्फ पान का इक्का, वही हमारे अनुकूल है। ये इक्का पान का थोड़ी है, ये इक्का तो ईंट का है। पूछा गया था कि पान का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो ये इक्का तो ईंट का है, ये इक्का चिड़ी का है, ये इक्का हुकुम का है। कंडीशन दी गई है कि सिर्फ वो पत्ता पान का ही होना चाहिए, ना कि किसी और का। ये पान का पत्ता है लेकिन ये इक्का थोड़ी है, ये तो पंजी है, तो ये पत्ता भी हमारे अनुकूल नहीं होगा, हमारे अनुकूल केवल 1 होगा। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 52, पीई बराबर यानी प्रायिकता बराबर 1/52 आंसर।
इसी प्रकार से पूछा जाए कि किसी ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता इक्का होगा। अब इक्का कहा है, पान का इक्का नहीं कहा, ईंट का इक्का नहीं कहा, यानी कि उसने कोई कंडीशन ही ऐसी रख दी कि सिर्फ इक्का ही होना चाहिए। तो अनुकूल, हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएगा, ये इक्का भी चलेगा, हमारे अनुकूल इक्का है। कंडीशन दी थोड़ी है उसने कि पान का इक्का ही होना चाहिए, सिर्फ नहीं, केवल इक्का होना चाहिए। इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया पत्ता इक्का हो, तो ये भी चलेगा हमारे अनुकूल, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इक्का है। ये नहीं होगा, ये इक्का नहीं है, दुक्की है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4 और कुल परिणाम 52। तो प्रायिकता हो जाएगी 4/52। निकाला गया पत्ता इक्का हो, इसकी प्रायिकता 4/52। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 और यहाँ पर आ जाएगा 13, यानी कि 1/13, 13 चौके 52। तो 1/13 भी इसका आंसर होगा, 4/52 कैंसिल नहीं करें तो भी आंसर सही होगा। जैसे जैसे कुल परिणाम बढ़ते हैं वैसे वैसे उन पूछने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर यूं पूछा जाए कि किसी ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर उसमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। बादशाह, पान का बादशाह 1, ईंट का बादशाह भी 1, यानी कि 1 यहाँ पर हमारे अनुकूल परिणाम हो गया, 1 यहाँ पर भी बादशाह होगा। उसने नहीं कहा कि भाई पान का बादशाह होना चाहिए या ईंट का बादशाह होना चाहिए, तो ये बादशाह भी हमारे अनुकूल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ना कि टोटल 4 बादशाह होंगे पूरी ताश की गड्डी में। तो 4/52, इसका भी 4/52। यदि यूं पूछा जाए कि निकाला गया पत्ता काले रंग का हो, तो काले रंग का हो, ये 2 पत्ते लाल रंग के हैं, ये ईंट का और पान का दोनों लाल रंग के, अभी कहा था। और ये पत्ता पूरा 13 के 13 ही पत्ते, यानी कि चिड़ी में टोटल 13 पत्ते है ना, ये ब्लैक कलर के हैं। ये हुकुम के पत्ते, ये भी ब्लैक कलर के हैं। तो 13 और 13 26, यानी कि टोटल काले रंग के कितने पत्ते हो गए? 26। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया पत्ता काले रंग का होगा, तो 26/52। अनुकूल परिणाम हो गया 26 और कुल परिणाम हो गया 52। 26/52 यानी कि 1/2 काटेंगे तो। यदि पूछा जाए कि निकाला गया पत्ता सिर्फ ईंट का हो, तो ईंट में कुल कितने पत्ते हैं? 13, तो 13/52। अनुकूल परिणाम हो गया 13, क्योंकि ईंट में सिर्फ 13 पत्ते हैं टोटल। पूरी ताश की गड्डी में 52 है, जिनमें से ईंट के कितने हैं? ईंट के 13 पत्ते हैं। इक्का, दुक्की, तिक्की, बादशाह, बेगम, गुलाम तक। तो अनुकूल परिणाम हो गया 13/52। इसी प्रकार पूछा जाए कि तस्वीर वाले पत्ते, ट्यूशन कई सारे बन सकते हैं, तो हमें यदि ताश की गड्डी के पत्तों के बारे में जानकारी है तो वो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले एग्जाम में, हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। सब पर शर्त है, परंतु शर्त है कि हमें ताश की गड्डी के पत्तों के बारे में समझ होनी चाहिए। मेरा कहना ये नहीं है कि आप जाके ताश की गड्डी खेलो। विभिन्न प्रकार के गेम होते हैं ताश की गड्डी में, सट्टे वगैरह लगाना, विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं वो करते हैं, हमें वो नहीं करना। लेकिन इतनी सी समझ रखनी है कि ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनको पहचानना आना चाहिए। क्योंकि ये 8th 9th 10th 11th 12th में ही नहीं है, आगे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम बनते हैं वहां पर भी पूछे जा सकते हैं इसके प्रायिकता के प्रश्न। तो हमें पूरी प्रायिकता को अच्छी प्रकार से समझनी है। और कुछ नहीं है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम रख दो कि क्या है, अलग से लिखेंगे कुल परिणाम क्या है, फिर अनुकूल परिणाम क्या है। यदि संभव परिणाम हो सकते हैं उनमें तो संभव परिणाम लिख देंगे। यहाँ ताश की गड्डी में टोटल 52 है, तो संभव परिणाम लिखना वहां पर अच्छी बात नहीं है। अपन तो डायरेक्ट लिखेंगे अनुकूल परिणाम क्या पूछ रहा है, वो जो भी है वो लिखेंगे वहां पर, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे किसी ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर उसमें से कोई पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये 3 पत्ते जो होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीनों पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। यानी कि इनमें इस प्रकार का होता है, जैसे कोई पत्ता है, यहाँ पर फोटो दी जाती है, यानी कि तस्वीर बनाई जाती है, जैसे कि ये कोई आदमी बनाया मैंने इस प्रकार से, और इसके वो बोले तो मुकुट वगैरह लगा दिया, तो यहाँ पर ये पहचान जाएंगे कि ये कोई राजा है, बादशाह है। जो गुलाम होगा वो भी सेम ऐसे ही होगा, आदमी तो आदमी है ना, सेम वैसे ही होगा, परंतु उसके मुकुट नहीं होगा। तो हमें कोई पहचानने नहीं है पत्ते, बस ये याद रखनी है कि बादशाह कितने हैं, बादशाह 1 है,
तस्वीर वाले पत्ते बेगम में इस प्रकार से आएगी, कोई महिला दे दी जाएगी, लेडीज पहचान लेंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े बाल है, घूंघट वगैरह है, तो वो तस्वीर वाला पत्ता। ये भी तस्वीर वाला, ये भी तस्वीर वाला, ये भी तस्वीर वाला। पान का जो बादशाह होता है सिर्फ यहाँ पर पान लगा होता है। ईंट का जो बादशाह होगा यहाँ पर ईंट का ये वाला सिंबल है, ये वाला आ जाएगा। इसी प्रकार चिड़ी का, रुकुम का, सबका अलग अलग बादशाह होता है, सबके अलग अलग जगह पर गुलाम भी होते हैं। तो कुल कितने पत्ते हैं तस्वीर वाले? 3 पत्ते यहाँ पर है जिनमें तस्वीर है पान वालों में, 3 यहाँ पर है ईंट वालों में। तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, टोटल 12 पत्ते ऐसे हैं जो तस्वीर वाले। तो कुल तस्वीर वाले कितने हो गए? 12। अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 12, और कुल परिणाम तो फिक्स है ना 52। तो प्रायिकता क्या निकलेगी तस्वीर वाले पत्तों की? 12/52। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब प्रायिकता में जैसे कंचे वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कंचे अलग अलग रंगों के कंचे हैं किसी पात्र में, किसी डिब्बे में, तो वहां पर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले कुल लिखेंगे, कुल कितने कंचे हैं, उनमें से हरे कितने, लाल कितने, या कोई बोल वाला पूछ लिया जाए। इस प्रकार की भी प्रश्न की कोई पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक का मतलब हमारे पास कोई जो गुल्लक होता है ना पैसे जमा करने के लिए घर पे, मिट्टी का मान लो या कोई प्लास्टिक का डिब्बा मान लो, वो कोई पिग्गी बैंक है। उस पिग्गी बैंक में विभिन्न प्रकार के सिक्के रखे हुए हैं, जैसे 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 3 का सिक्का। सपोज हमारे पास जो 5 के सिक्के, हम करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे माना कोई गुल्लक है, कोई पिग्गी बैंक है हमारे पास इस प्रकार का, और इस पिग्गी बैंक में यहाँ पर इस जगह पर छेद है और उसमें से सिक्के डाल सकते हैं हम। जैसे सिक्के डाले, इसमें जो सिक्के पड़े हुए हैं वो विभिन्न प्रकार के, माने कि 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं, प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में इस प्रकार का कि माना कि 5 रुपए वाले सिक्के समझो कि 12 हैं, जबकि 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं इसमें पात्र में जो गुल्लक के जो पिग्गी बैंक है उसमें सपोज 5 ही है। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 12। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, इसी प्रकार से 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है मानो 5। 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं उस पिग्गी बैंक में वो कितने हैं? 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर 18 मान ली। तो विभिन्न प्रकार की 3 प्रकार के सिक्के इस पिग्गी बैंक में, 5 रुपए वाले 12, 2 रुपए वाले 5, वो देगा कि कितने प्रकार के सिक्के हैं, कौन कौन से कितने सिक्के हैं। अब पूछेगा यदि किसी पिग्गी बैंक में 5 रुपए वाले 12 सिक्के रखे हो, 2 रुपए वाले 5 सिक्के रखे हो और 1 रुपए वाले 18 सिक्के रखे हो, तो इस पिग्गी बैंक को अच्छी प्रकार से हिला करके इसमें से कोई एक सिक्का यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया सिक्का 2 रुपए वाला होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन सिक्कों को लिखने के बाद कुल सिक्कों की संख्या लिखेंगे कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत आसान सवाल है प्रायिकता से संबंधित। तो इन सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर इन सिक्कों की संख्या, इनको टोटल करेंगे तो 12 और 8, 12 और 5 17, 17 और 17 34, यानी कि टोटल है 35। टोटल सिक्कों की संख्या यहाँ पर 35 है, जिनमें से पूछा गया है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की, जिसमें पूछा गया है कि 2 रुपए वाले सिक्के की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा यहाँ पर 5। 2 रुपए वाले कितने सिक्के उस पिग्गी बैंक में? 2 रुपए वाले 5 सिक्के, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा यहाँ पर 5। तो आंसर होगा हमारे पास पीई। घटना कौन सी है? ई, यानी कि घटना कौन सी है? 2 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्के होने वाली घटना की प्रायिकता कितनी होगी? फॉर्मूला लगाएंगे वही, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? अनुकूल परिणाम है 5 बटे कुल परिणाम है यहाँ पर 35, यानी कि 35 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1/7, यानी कि 1/7। ये हमारा आंसर होगा। हमें भाग नहीं देना है यहाँ पर लास्ट में, केवल यहीं पर छोड़ देना है। तो इस प्रकार से प्रायिकता का कोई सा भी क्वेश्चन हो
चाहे वो गेंद वाला हो, चाहे वो सिक्के वाला हो, चाहे वो पासे वाला हो, या कोई एक क्वेश्चन वो भी है कि 132 पेनों के ढेर में कि कुछ पेन रखे हैं, अच्छे पेन हैं, उनमें कुछ खराब पेन है। माना कि अच्छे पेन कितने हैं टोटल 132, तो अच्छे पेन है, उनका कोई ढेर है। और 17 पेन उनमें कुछ ऐसे हैं या 18 पेन कुछ ऐसे हैं जो खराब है। कितने भी दे सकता है, उनकी संख्या चेंज कर देंगे। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, अच्छे पेन अलग और खराब पेन अलग, दोनों को टोटल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है वो देगा। जैसे सपोज 132 दे दी। इसी प्रकार से जो खराब पेन है, खराब पेनों की संख्या दे दी हमें, मान लो 18 दे दी। तो और वो दोनों जो पेन है, अच्छे पेनों का ढेर और खराब पेनों का ढेर जो अलग अलग था, वो कोई बच्चा आया बदमाश बच्चा और दोनों को मिला के चला गया। अब ये पता करना है हमें कि कौन से पेन अच्छे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करो तो पहला हम निकालेंगे कुल परिणाम, टोटल कितने, क्योंकि प्रायिकता वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो उसमें अनुकूल परिणाम भी आवश्यक है और कुल परिणामों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए 132 18 यानी कि 150। और अनुकूल परिणाम है यहाँ पर अच्छे पेनों की पूछा है उसमें कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छे पेन होने की प्रायिकता 132 है, तो यहाँ पर आंसर आएगा अनुकूल परिणाम हमारे पास 132, कुल परिणाम 150। तो पीई बराबर, पी फॉर्मूला लगाएंगे, प्रायिकता बराबर यानी कि पीई बराबर, ई क्या है यहाँ पर, ई का मान कौन सी घटना है, ई लिखते हैं यहाँ पर पीई, ऐसे लिखा जाता है कोई भी फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या लिखते हैं। यानी कि ई क्या है यहाँ पर घटना और पी क्या है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो ई का मान क्या होगा, ई यहाँ पर होगा अच्छे पेनों की, तो यहाँ पर लिखेंगे पी अच्छे पेनों के होने की प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, मान जब उसमें पुट करेंगे तो अच्छे पेन है 132 और कुल परिणाम है 150, यानी कि ये फॉर्मूला लगाया, मान रखा, तो आंसर आ गया हमारे पास 132 बटा 150। तो कोई सा भी प्रश्न हो, चाहे वो सिक्के वाला, पासे वाला, ताश की गड्डी वाला या कोई विभिन्न प्रकार का दूसरा, तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न होते हैं लीप वर्ष और अलीप वर्ष, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक की जो एग्जाम्पल है, उदाहरण उनमें दिए गए हैं। तो लीप वर्ष अलीप वर्ष ये भी एक बार पूछ लिया गया था, हमें ध्यान नहीं है कि इस वर्ष कौन सा प्रायिकता से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। हमारे कोई रिलेटिव वहां पर बैठे नहीं है जो हमें बता दे फोन पे, तो फिर क्या करेंगे हमें सभी प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को समझना है। एग्जाम में चाहे जो प्रश्न आ जाए हम उनको आसानी से कर सकते हैं, करना सिर्फ इतना है कि उन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाना है। और जो बच्चा उन प्रश्नों को नहीं जाए पढ़ के, एक बार ये वीडियो देख ले आराम से, उसको इतना तो ज्ञान हो गया कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, कैसे अनुकूल परिणाम रखते हैं, कैसे कुल परिणाम रखते हैं, कैसे प्रायिकता ज्ञात की जाती है। तो हम समझेंगे लीप और अलीप वर्षों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाए उनके बारे में। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा प्रश्न ये भी अधिकांश पूछा जाता है 1 नंबर में, कि कोई भी घटना हो उसकी प्रायिकता, उसके होने की प्रायिकता हमें दे दी जाए और उसके नहीं होने की प्रायिकता हमसे पूछी जाए, तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया है हमसे कि कोई घटना है, सपोज यही अच्छे पेन खराब पेन वाली कोई घटना है, कोई सी भी घटना हो सकती है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है। हमने पिछली क्लास में देखा था, जिस बच्चे ने या जिस बच्चे ने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी प्रायिकता से संबंधित, एक बार उसको देख ले, आसानी से ये चीजें भी समझ में आ जाएगी। पर शर्त सिर्फ इतनी है कि उसको सारी क्लासें देखनी होगी, यूं नहीं कि हम डायरेक्टर ने ये क्लास ले ले और वो समझ में आ जाए। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था प्रायिकता से संबंधित घटना कौन कौन सी होती है, क्या है, इंट्रोडक्शन लिया था हमने प्रायिकता का। आज ही हमारी तीसरी क्लास है प्रायिकता की। प्रश्न पूछा जाए कि यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता, यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.3 हो या 0.5 हो, तो उस घटना के
नहीं होने की प्रायिकता बताइए, उस घटना के नहीं होने की दी है हमें, होने की प्रायिकता दे दी, घटना के होने की प्रायिकता, और घटना के नहीं होने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, चूंकि कोई भी घटना हो, चूंकि किसी घटना के होने की और उसी घटना के नहीं होने की, यानी कि प्लस उसी घटना के नहीं होने की, नहीं का मतलब मैंने ई के ऊपर ये बार लगा दिया, इसका मतलब होता है कि वो घटना नहीं हो रही, उसकी प्रायिकता है। किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता और किसी घटना के होने की प्रायिकता, इन दोनों को यदि ऐड कर दे, जोड़ दे, तो इसका मान कितना होगा, एक होगा। ये फॉर्मूला होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई बार बराबर 1 होता है, यहाँ पर दिया है हमें घटना के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कितनी थी, 0.3, तो यहाँ पर इस जगह पर लिखेंगे हम 0.3 प्लस ये चीज पूछी जा रही है हमसे, उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पीई के ऊपर बार ये सेम रखेंगे, बराबर में 1 भी सेम रखेंगे, हमें इसका मान निकालना है। तो 0.3 को जब बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो मान निकलेगा हमारे पास पीई बार बराबर 1 माइनस 0.3, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.7, यानी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता दे दी जाए और नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना, ये वाला आंसर होगा। अगर हमें इस प्रकार से दे दिया कि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं के स्थान पर यहां रखेंगे, फिर इसका मान निकलेंगे। किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता यदि फला है तो उस घटना के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो होने की प्रायिकता हम निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से। यदि हमें यहाँ पर 0.3 ना देकर, पॉइंटों में ना देकर इस प्रकार से पूछा जाए कि जैसे घटना की प्रायिकता घटना के होने की प्रायिकता 2/3 है, 2/5 है, तो यहाँ पर पीई का मान यहाँ पर 0.3 न रख के हम क्या रखेंगे, 2/5। फॉर्मूला यही लगाएंगे, जब किसी घटना के होने की प्रायिकता दे दी जाए और नहीं होने की पूछे, या नहीं होने की दे दी जाए, उस घटना के होने की प्रायिकता पूछे, तो फॉर्मूले हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके मान आसानी से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2/5 हमें दी थी उस घटना के होने की प्रायिकता, तो ये रखा, इसमें यहाँ पर जब इसकी वैल्यू निकालेंगे घटना के नहीं होने की, तो यहाँ क्या होगा कि 1 को और इस 2/5 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 2/5, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 3/5, तो मिलेगा हमें 3/5, यानी कि उस घटना की होने की प्रायिकता कितनी, नहीं होने की प्रायिकता कितनी मिलेगी, 3/5। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से प्रायिकता के प्रश्नों को हल कर। अब पढ़ते हैं लीप और अलीप वर्ष वाले प्रश्नों के बारे में। तो लीप वर्ष और अलीप वर्ष, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष और अलीप वर्ष, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि लीप वर्ष क्या होता है, अलीप वर्ष क्या होता है। देखो सब जानते हैं कि जो एक वर्ष होता है, एक साल, उसमें टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। परंतु कभी कभी कोई वर्ष, कोई साल ऐसा भी होता है जिसमें 365 दिन न होकर 366 दिन होते हैं, यानी कि 365 भी दिन हो सकते हैं या 366 भी दिन हो सकते हैं। उस वर्ष के अंदर ये जो दिनों की संख्या है 365 या 366, यानी कि कम या ज्यादा होना, इसे ही लीप और अलीप वर्ष कहा जाता है। जैसे कुल महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टोटल 12 महीने हैं। इन 12 महीनों में फिक्स है कि जो जनवरी का महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं, मार्च के महीने में भी 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। परंतु यहाँ पर ये जो फरवरी का महीना है इसमें कभी ना कभी 28 दिन होते हैं और कभी ना कभी 29 दिन होते हैं। अधिकांश वर्ष ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जो हमें अधिकांश जो मिलेंगे वो हमें 28 दिन मिलेंगे, 29 दिन बहुत कम बार देखने को मिलेंगे। तो ये जो फरवरी का जो लफड़ा है कि कब तो 28 दिन होते हैं और कब 29 दिन होते हैं, इसे लीप और अलीप वर्ष में शामिल किया जाता है।
यानी कि जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष, उसमें टोटल कितने दिन होते हैं? 366। और जो अलीप वर्ष है उसमें कितने दिन होते हैं टोटल? 365। ये जो लीप वर्ष है इसे अधिवर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन अधिक आ रहा है। 365 अलीप वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन, तो लीप वर्ष को अधिवर्ष भी, तो लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। जबकि ये जो अलीप वर्ष है इसे सामान्य यानी कि नॉर्मल ईयर बोलते हैं, सामान्य वर्ष बोलते हैं। तो सामान्य वर्ष जो रहता है वो 365 दिन रहता है, और लीप वर्ष जिसे अधिवर्ष कहा जाए ये इसमें 366 दिन रहता है, 366 दिन रहते हैं। अब 366 दिन कब होते हैं और कब 365 दिन होते हैं? यदि फरवरी 28 दिन की हो, इन सभी महीनों को जब हम टोटल करेंगे 31, 31, 30, 31, 30, इन सभी को जब टोटल करेंगे, 28 को भी जब हम टोटल करेंगे तो मिलेगा 365। और यदि कोई वर्ष ऐसा आया जब फरवरी में 28 दिन ना होकर 29 दिन होते हैं टोटल, तो वो एक दिन यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी कि जो उस वर्ष में कुल दिनों की संख्या है वो 365 ना होकर 366 बन जाती है, यानी कि दिनों की संख्या टोटल 366 हो जाती है। ये कब होता है सर? 365 दिन में, यानी कि फरवरी में कब तो 28 दिन आते हैं और कब 29 दिन आते हैं। उस वर्ष में यदि, ये ध्यान रखना कि यदि किसी वर्ष में जब 4 का भाग जाए, यानी वो वर्ष जब 4 से विभाजित हो जाए पूर्णतया, तो वो जो वर्ष होगा उसमें कितने दिन होंगे टोटल? उसमें टोटल दिन होंगे 29। और यदि 4 का भाग नहीं जाए तो उसमें टोटल दिन होंगे 28। जैसे अभी 2020 निकला, तो 2020 को यानी कि 2020 को जब हम 4 से विभाजित करें तो क्या मिलेगा? 4 पंजे 20 और 2 उतारा तो 0 उतर गई, 4 पंजे 20, यानी ये पूर्णतया विभाजित हो गया। लास्ट में शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 2020 वाला जो वर्ष हो गए ना 2020, इसमें फरवरी कितने दिन की थी? इसमें फरवरी 29 दिन की थी, यानी कि 29 दिन की जब फरवरी हो गई तो इन सभी को जब प्लस किया हमने 31, 29, 31, 30, तो मिलेंगे हमें 366 दिन। जबकि 2020 के बाद में जो वर्ष अभी फिलहाल वर्तमान में चल रहा है 2023, जब हम 2023 को 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें शेष मिलेगा। जैसे कि 2004 को जब हम विभाजित करें, सपोज 2023 को हमने 4 से विभाजित किया तो मिलेगा 4 पंजे 20, 2 उतारे भाग टूट की 0, और यहाँ पर 3 उतारे 4 पंजे 20, यानी यहाँ पर 3 शेष बच गया। तो चूंकि शेषफल यहाँ पर 0 नहीं हो रहा, यानी 2023 जो था वो 4 से विभाजित नहीं हो रहा, अतः 2023 में जो फरवरी होगी उसमें कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। जब यहाँ पर फरवरी में 28 दिन हो गए तो इन सबको जब गिनेंगे तो मिलेंगे हमें 365। तो 2021 में भी 4 का भाग नहीं जाता पूरी बार, तो 2021 में भी 28 दिन होते हैं, यानी कि 2021 में भी कुल दिनों की संख्या 365। 2021 में कुल दिनों की संख्या 365, 2022 में भी 365, 2023 में 365। इसके पहले जो आया था 2020 वो 4 से विभाजित था, यानी वहां पर 366 दिन थे। इसी प्रकार जो अब आएगा आगे 2024 उसमें भी 366 दिन होंगे, फिर 2028 जो होगा उसमें भी 366 दिन होंगे। तो ये जो वर्ष है इन्हें कहा जाता है लीप वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं इन्हें कहा जाता है लीप वर्ष। और जिनमें 365 है, जैसे कि ये 2021, 2022, 2023, ये क्या है? ये अलीप वर्ष है। लीप वर्ष का दूसरा नाम अधिवर्ष, क्योंकि एक दिन अधिक होता है यहाँ पर। जबकि ये जो वर्ष है अलीप, इन्हें कहा जाएगा सामान्य वर्ष। तो ये सामान्य वर्ष है। तो लीप वर्ष और अलीप वर्ष का हमें ज्ञान हो गया, किसे तो लीप वर्ष कहा जाता है और किसे अलीप कहा जाता है। लीप में ध्यान रखना 366 दिन होते हैं और अलीप वर्ष इसमें 365 दिन होते हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? लीप और अलीप वर्षों में प्रायिकता से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे? पूछा जाए कि यदि कोई लीप वर्ष है
और उस लीप वर्ष में कोई दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखिए हम प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें कि किसी लीप वर्ष में दो बच्चों का जन्म एक ही दिन, दो बच्चों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि लीप वर्ष की बात हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे कि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या बराबर 366। लीप वर्ष की बात हो रही है तो लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 366। यदि लीप की ना कर हमें अलीप की कहा जाए तो मिलेंगे 365 दिन। क्योंकि यहाँ पर लीप है तो 366 दिन। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अलीप वर्ष की कहा गया था पीछे ब्रैकेट में लीप वर्ष को छोड़ करके, यानी कि जब लीप वर्ष को छोड़ दे तो कौन सा वर्ष बचेगा, अलीप वर्ष। यानी कि जब अलीप की कहा जाए तो कुल दिनों की संख्या 365 हो जाएगी। उसमें दो बच्चे हैं जिनका जन्म एक ही दिन हो। अब कोई दो बच्चों का जन्म एक ही दिन होता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, दो बच्चों का जन्म एक दिन होने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो सपोज ये कोई दो बच्चे हैं, इसका नाम हम मानते हैं सीता, और ये कोई दूसरा बच्चा है जिसका नाम मान लेते हैं गीता। कोई दो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, इनमें इसका जन्म हो रहा है सपोज 5 नवंबर को, तो इसका जन्म भी कब होना चाहिए, 5 नवंबर को ही होना चाहिए। यानी कि दो बच्चों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो बच्चों का जन्म एक ही दिन कब होगा, सपोज ये 2 अक्टूबर को जन्म लेती है तो दूसरा कोई व्यक्ति इसे भी 2 अक्टूबर को ही जन्म लेगा। दोनों का जन्म एक ही दिन होने की पूछी है। तो यहाँ पर जो दोनों का जन्म एक ही दिन, दोनों का जन्म एक ही दिन होने के परिणाम केवल एक ही आएगा, अनुकूल परिणाम एक। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बराबर दोनों का जन्म एक ही दिन होने की संभावना बराबर एक तारीख की ऐसी रहेगी, कोई सी भी डेट मान ले, चाहे वो 5 नवंबर मान ले। ऐसा तो नहीं है ना कि जन्म 3 दिन तक होता ही रहा, एक दिन हो गया जन्म फिक्स है। वो कोई भी जो व्यक्ति होता है उसका जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक ही फिक्स होती है। जैसे कि किसी का 26 अगस्त है, कोई का 5 नवंबर है, कोई का 2 अक्टूबर है, तो उनकी जो डेट है वो फिक्स रहती है, यानी कि वो जन्म एक ही दिन माना जाएगा। अब अनुकूल परिणामों को यहाँ पर सिर्फ एक और कुल परिणाम यहाँ पर 365। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों बच्चों का जन्म एक ही दिन हो। तो इसके लिए प्रायिकता बराबर दोनों का एक ही दिन जन्म, इसकी प्रायिकता क्या होगी, एक ही दिन जन्म होने की। फॉर्मूला लगाएंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 1 और कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 365। तो 1/365 हमारा आंसर होगा। यदि पूछ लिया जाए कि किसी अलीप वर्ष में, यही वर्ष है अलीप वर्ष, किसी अलीप वर्ष यानी कि 365 टोटल दिन, किसी अलीप वर्ष में दो बच्चों का जन्म अलग अलग दिन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कोई दो बच्चे हैं उनका जन्म अलग अलग दिन हो रहा है। अब अलग अलग दिन में तो बहुत सारे हो गए, जैसे एक बच्चा 5 नवंबर को, जैसे एक बच्चे का जन्म 5 नवंबर को हुआ, दूसरे बच्चे का जन्म उस दिन नहीं करना, 5 दिन नहीं, 5 तारीख को 5 नवंबर को नहीं करना। चाहे हम 2 जनवरी ले ले, 1 अक्टूबर ले ले, 5 जनवरी ले ले, फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई सा भी महीना ले ले, बाकी नवंबर की जो 5वीं तारीख है उस दिन नहीं रखना है। तो ऐसे कितने परिणाम होंगे जो हमारे अनुकूल होंगे, जो उस शर्त को फॉलो करते होंगे, जिनका जन्म, उन दोनों बच्चों का जन्म एक ही दिन नहीं हो, यानी अलग अलग हो। तो उन दोनों बच्चों का जन्म अलग अलग हो, इसके क्या परिणाम है, एक परिणाम ऐसा है जब दोनों का जन्म सेम हो।
तो हमें एक को माइनस कर लेना है 365 में से, क्योंकि अलीफ की बात हो रही है। तो 365 में से एक को माइनस करेंगे तो 364, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? दोनों का जन्म अलग अलग दिन हो, अलग अलग दिन हो, इसके परिणाम कितने मिलेंगे? 364, यानी कि 365 में से माइनस 365 माइनस 1 यानी कि 364 दिन दोनों का जन्म अलग अलग होगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 364। प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे, मान रखेंगे तो मिलेगा हमें 364/365। यहाँ पर पूछा गया था कि दोनों का जन्म अलग अलग दिन जन्म होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। फॉर्मूले में मान रखेंगे तो मिलेगा हमें 364/365। प्रायिकता से संबंधित ये जो लीप वर्ष और अलीप वर्ष है, इनके जो हमारी पुरानी पाठ्य पुस्तकें जो हट गया, हमारा सिलेबस में नहीं है, और इस प्रकार के प्रश्न भी बनते थे केवल वो याद रखने की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। अब वहां पर वार पूछा जाता है कि किसी अलीप वर्ष में या किसी लीप वर्ष में, मान लो यहाँ पर लीप दे दिया, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब किसी लीप वर्ष में, चूंकि हम जानते हैं कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं टोटल। तो लीप वर्ष में टोटल 366 दिन है, तो कुल परिणाम आ जाएंगे 366। लेकिन दिन की पूछा है, कौन सा रविवार दिया है हमें, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की वार दिया है। तो चूंकि हम जानते कि एक सप्ताह में 7 वार होते हैं, रवि सोम मंगल बुध, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार आगे शनिवार तक, टोटल 7 ही तो वार होते हैं ना। अब इन 7 वारों में से रविवार जो है वो 366 दिन, टोटल लीप वर्ष में कितने दिन है? 366। अब इनमें एक बार रविवार आ गया, मान लो 1 जनवरी को रविवार है, फिर से 7-8 जनवरी को रविवार, फिर से रविवार, यानी एक महीने में 4 बार रविवार आ गया, फिर दूसरे महीने में फिर 4 बार। तो इसे कितनी बार रविवार होगा? 52 बार। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जब 7 का भाग हम 366 में देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? जब 7 का भाग 366 में देंगे तो मिलेगा 7 पंजे 35 और मिले 7 दूबे 14, यानी कि नीचे शेषफल मिलेगा 2। तो 52 तो फिक्स है, हर वार किसी साल में, चाहे उसमें 365 दिन हो या 366 दिन हो, 52 तो फिक्स है कि 52 ही तो रविवार होंगे, 52 ही सोमवार, 52 ही मंगलवार, 52 ही बुधवार, हर बार 52 बार आएगा, ये तो फिक्स है। फिर लफड़ा कहाँ है? लफड़ा इन 2 का है जो शेष बच रहा है। लीप की वर्ष की बात कर रहे हैं तो शेषफल कितना मिला? 2। यदि अलीप वर्ष की पूछी जाती तो अलीप में यहाँ पर 365 दिन होते हैं, अलीप वर्ष में 365 दिन, और 365 में जब 7 का भाग देंगे तो 52 तो फिक्स से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2 न बच के क्या बनेगा? 1 बचेगा, 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो 1। अब पूछा गया है कि किसी अलीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 52 बार तो फिक्स है ना कि भाई 52 बार तो रविवार आना है, 52 बार ही सोमवार भी आएगा, पर रविवार की बात कर रहे हो तो 52 तो फिक्स है कि रविवार है। अब बचा क्या? एक बार और यदि रविवार आ जाए तो वो शर्त फॉलो हो रही है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये जो 1 है ना, आंसर आएगा 1/7। जैसे यदि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करें, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करें तो क्या होगा? की बात की जा रही है तो अलीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, अलीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या बराबर कितनी है? 365। इनमें रविवार की पूछी जा रही है हमसे, आने की, रविवार आने की संभावना, रविवार आने की संभावना बराबर 52। ये 52 तो फिक्स है कि भाई 52 बार तो आएगा ही आएगा। अब बचेगा 1 दिन, शेष बचे 1 दिन,
शेष बचे एक दिन में, शेष बचे एक दिन के लिए, मतलब वो जो लफड़ा हो रहा है उसे एक दिन के लिए ही हो रहा है कि उस दिन रविवार है या नहीं है। यदि उस दिन रविवार नहीं हुआ, सोमवार ही हुआ, तो 52 बार तो फिक्स है, और वो जो एक दिन था वो सोमवार ने ले लिया, यानी कि रविवार क्या होगा, केवल 52 ही होगा। सोमवार होगा 53 बार को, या मंगलवार आया उस एक दिन में तो 53 बार मंगलवार होगा उस साल। 52 बार तो रविवार तो 52 बार ही होगा, यानी कि एक दिन वो रविवार वाला होना चाहिए। तो शेष बचे एक दिन के लिए, शेष बचे एक दिन के लिए रविवार आने के परिणाम। तो रविवार आने के परिणाम यानी कि क्या होगा, एक रविवार एक ही दिन आ सकता है। रविवार वो जो बच रहा है ना एक दिन शेष, वो सपोज उसी दिन रविवार आया, तो रविवार आने के परिणाम यानी कि एक। और कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम, अब यहाँ पर कुल परिणाम टोटल वार कितने होते हैं, वार जब रविवार सोमवार इस प्रकार से वार से संबंधित यानी किसी विशेष दिन से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाए तो वहां पर कुल परिणाम 7 ही मानेंगे, न कि 365 या 366। लीप वर्ष और अलीप वर्ष के अकॉर्डिंग तो हम उन शेष दिनों की संख्या निकालते हैं कि शेष कितने दिन बच रहे हैं, एक दिन बच रहे हैं कि 2 दिन बच रहे हैं। तो यहाँ पर कुल परिणाम हो जाएंगे 7। प्रायिकता यानी कि रविवार आने की प्रायिकता, रविवार होने की प्रायिकता, 53 बार रविवार होने की प्रायिकता, 53 बार रविवार होने की प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगी, अनुकूल परिणाम 1 बटे कुल परिणाम 7। तो आंसर हो जाएगा 1/7। तो इस प्रकार से प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। आज की क्लास में हमने प्रायिकता का एक बार फिर से रिवीजन कर लिया। चूंकि जानते हैं कि ये जो एग्जाम का टाइम है इसमें हम बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ सकते, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। तो अगली जो क्लास है उसमें हम सभी लगभग सभी प्रश्नावलियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लासों के लिए बने रहिएगा अपने चैनल के साथ।